प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, इसके 8th चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आप चैप्टर देख पा रहे हैं, वैधता की अवधारणा, औचित्यपूर्णता भी आप कह सकते हैं। तो इस अवधारणा की इम्पोर्टेंस और इसकी अर्थ और परिभाषा को हमने पिछले वीडियो में समझा, जाना और काफ़ी हमने चर्चा डिटेल से करी। आज इस वीडियो में वैधता को लेकर एक तो सबसे पहले हम वैधता की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, ठीक है, उसको हम जानेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कि वैधता का संकट, किसी भी व्यवस्था में वैधता का संकट किस तरीके से, किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है वो, और कोई भी व्यवस्था वैधता को कैसे प्राप्त करे, कौन कौन सी स्थितियाँ आवश्यक हैं उसके लिए, उन सब पर हम बात करेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वैधता को और आपको समझ में आ जाएगा पिछले वीडियो में। उसके अर्थ परिभाषा को आप जरूर देखें, इसे अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है। इसके अलावा और भी जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं सारे अब तक, सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करें और सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैधता की जो अवधारणा है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं वैधता की आप कह सकते हैं। मतलब किसी भी व्यवस्था को जब वैधता प्राप्त होती है, और आपको पता है, हमने जाना है पिछली वीडियो में कि कोई भी व्यवस्था है और विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके लिए वैधता प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ही वो व्यवस्था लंबे समय तक टिकी रह सकती है और जन सहमति पर आधारित होती है, तभी उसको वैधता प्राप्त होती है। तो यहाँ तीन चीज़ें ये जरूरी है, तभी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो सकती है। तो वो पहली तो आप देख पा रहे हैं क्या है, जन समुदाय की सहमति पर आधारित। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यवस्था है वो तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक उस व्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं, जन समुदाय हैं, उनकी सहमति प्राप्त नहीं हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यवस्था जब वो वैधता प्राप्त करेगी वो तभी कर सकती है जब जन समुदाय की सहमति पर आधारित होगी। तो जन समुदाय की सहमति पर आधारित होना उस व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पहले तो ये कि वहाँ के लोगों की सहमति उसी व्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, उसको प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, ये इस व्यवस्था की ये विशेषता है कि ये वैधता है वो शक्ति को सत्ता में कन्वर्ट कर देती है। मतलब आपने पढ़ा है, हमने जब शक्ति और सत्ता को पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब शक्ति है उसको वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक ऐसी अवधारणा है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो ही सत्ता कहलाती है, वो सत्ता बन जाती है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये है कि वो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली एक तरह से एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी स्थिति है वो। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये एक लोगों के मूल्यों एवं विश्वास पर आधारित अवधारणा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वैधता, क्योंकि वैधता एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी व्यवस्था को लोगों के मूल्यों और विश्वास पर आधारित बनाती है। मतलब उस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास तभी होता है जब उस व्यवस्था को वो वहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि ये व्यवस्था हमारी हितकारी है, और जब ये लग जाए किसी व्यवस्था के लोगों को तो उस व्यवस्था को फिर वैधता प्राप्त हो जाती है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए वैधता की। अब विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम बात करते हैं कि वैधता का संकट ये क्या है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, ये वैधता का संकट जो है ये एक आधुनिक युग में हम जब पूरे विश्व में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते हैं तो एक नई समस्या ये पैदा हुई है। एक नवीन समस्या है, ये आधुनिक समस्या है वैधता के संकट की।
देखिए, ये संकट क्या है, संकट कैसे ये कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो स्थिर तो होती नहीं है, परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि जिस समय व्यवस्था का निर्माण होता है, आज मान लीजिए भारत देश जब आज़ाद हुआ था, जब एक अस्तित्व के रूप में आया, संप्रभु देश के रूप में 1947 में, तो तब में और अब में रात दिन का अंतर है, तब और काफ़ी चेंजेज हुए हैं। और परिवर्तन जो हुए हैं वो हर प्रकार के परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए भी हैं, आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं, धार्मिक परिवर्तन भी हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं। तो यहाँ वैधता के संकट का मतलब है, बहुत सारी जो देश हैं, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जब समय के अनुसार, परिस्थिति, समय काल के अनुसार जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं, अब वो व्यवस्थाएं अगर उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं, क्योंकि उन परिवर्तनों के हिसाब से उन व्यवस्थाओं को अपना ढलना पड़ता है, अगर वो नहीं ढाल पाती है तो वहाँ फिर उस व्यवस्था को क्या है कि वैधता का संकट प्राप्त हो जाता है। एक तरह से उसकी जो लेजिटिमेसी है, उस व्यवस्था की वैधता है, वो कहीं न कहीं संकट में आ जाती है। कब? जब जो परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, उनके अनुकूल उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता है, वो व्यवस्था अपने आप को उस हिसाब से परिवर्तित नहीं कर पाती है, तब ये वैधता का संकट पैदा हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल है, मतलब सरकार है, जो जो सरकार है, वो भी, उसमें भी अगर कई बार परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन कैसा, मतलब उसके अगर उद्देश्य परिवर्तित होता है, मान लीजिए वो जब सरकार बनी थी तब तो उसका जो उद्देश्य जनहित में कार्य करना था या जनता हित के लिए वो सरकार बनी, या वो शुरू में तो जनता के हित में काम करे, लेकिन बाद में अगर वो स्वार्थ पूर्ति का साधन करने लग जाए, अगर वो, और जनता को ऐसा लगे कि जो सरकार है वो स्वार्थ पूर्ति के रूप में कार्य कर रही है, जनहित में कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसे में भी फिर जनता की जो वैधता है, जो कि पहले जनता ने उस सरकार को प्रदान की थी, उस सत्ता को प्रदान की थी, वो नहीं, फिर वो कहीं न कहीं वो संकट में आ जाती है। कब? जब वो सत्ता जनता के हित को अवॉइड करने लग जाती है और स्वार्थ पूर्ति के रूप में काम करने लग जाती है। तो कहने का मतलब, ये जो स्थितियां हैं, ये एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था में संकट का कारण बनती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं कि मतलब कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो कि उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता के संकट का कारण बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिस कारण से वैधता का संकट पैदा होता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि नवीन विचार, मूल्य एवं आशाएं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग समय परिस्थिति के अनुसार, समय काल के अनुसार अलग अलग जो परिवर्तन तो होता ही है, तो नए नए जो विचार हैं, नए नए मूल्य उन व्यवस्थाओं में पैदा होते हैं। और जो मैंने कहा कि जब फिर वो उन नवीन विचारों, उन मूल्यों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तो फिर वो व्यवस्था में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा, परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। एक दूसरा ये संकट की स्थिति ये भी आ जाती है कि जब कई ऐसी परंपरागत संस्थाएं हैं या कई ऐसे समूह हैं, तो उनका अस्तित्व अगर खतरे में हो जाए, परंपरा का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई ऐसे नियम है या कोई ऐसी ऐसी संस्कृतियां हैं या ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रीति रिवाज है जो अगर मान लीजिए उनके अस्तित्व को संकट पहुंचे और लोगों को मान लीजिए वो पसंद नहीं आ रहे हो, मतलब लोगों का उन परंपराओं में, उन संस्थाओं में विश्वास है, तो ऐसे में सपोज करो, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए भारत में संविधान है। अब संविधान, अगर मान लीजिए कोई वर्तमान सरकार उस संविधान को हटाकर कोई नया संविधान बनाना चाहे, तो फिर ऐसे में क्या होगा, वो जनता उसको पसंद नहीं करेगी, तो वो एक वैधता का संकट उस सरकार के लिए, वैधता का संकट उस व्यवस्था के लिए वैधता का संकट प्राप्त हो जाएगा। या हम दूसरे रूप में ये कहें, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी कोई परंपरागत नियम है, कोई ऐसे, सपोज करो हमारे यहाँ कोई त्यौहार है, कोई ऐसी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसको सरकार उनको समाप्त करना चाहे, और कोई भी सरकार ऐसी आ जाए जो उनको समाप्त करना चाहे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सरकार, जनता है, वो सरकार की उस बात को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि उन परंपरागत संस्थाओं को, नियमों को सरकार उनको बंद करे या उनको खतरा पहुंचे। तो ऐसे में भी फिर सरकार के प्रति जनता में रोष व्याप्त होगा और एक तरह से वैधता का संकट प्राप्त हो जाएगा, या वैधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं
नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रवेश से उत्पन्न समस्या, क्योंकि बहुत सारे नए नए गुट ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं कि इस व्यवस्थाओं में, तो वो कई बार ऐसे एग्रेसिव भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं न कहीं उस व्यवस्था के प्रति समस्या पैदा करते हों। तो ऐसे में भी उस व्यवस्था को संकट उत्पन्न होने की, व्यवस्था के प्रति वैधता का संकट उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ये संभावना तब ज़्यादा होती है जब वो नए नए ग्रुप्स जो बनते हैं, जो पैदा होते हैं, वो कहीं न कहीं उस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, तो फिर उस व्यवस्था को वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, जो विद्यार्थियों राजनीति व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं पैदा हो जाए, वहाँ की उस व्यवस्था के लोगों में, जनता में उस राजनीति व्यवस्था की क्षमता के प्रति कुछ अगर शंका पैदा हो जाए, मतलब ऐसा लगे कि राजनीति व्यवस्था कहीं कमज़ोर हो रही है या जनहितकारी नहीं रही है, तो ऐसे में भी फिर एक तरह से जनता जो वैधता प्रदान किए हुए होती है, तो कहीं न कहीं जनता का उस व्यवस्था में अविश्वास पैदा हो जाता है। ये शंका अविश्वास पैदा करती है और उससे भी वैधता का संकट उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, राजनीति व्यवस्था की प्रभावशीलता में कमी है। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अगर अनइफेक्टिव हो जाए, मतलब कि अगर वो पहले तो जनता में उसका प्रभाव है उस व्यवस्था में, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग जाए, जो मैंने कहा पिछले पॉइंट में, शंकाएं पैदा हो जाए और ऐसा लगे, जनता को ऐसा लग जाए कि अभी राजनीतिक व्यवस्था उतनी प्रभावकारी नहीं रही है, उसकी प्रभावकारिता में कमी आ जाए या सरकार की प्रभावकारिता में कमी आ जाए जनता के दृष्टिकोण में, तो ऐसी स्थिति में भी संकट, एक वैधता का जो संकट है वो पैदा होने की संभावना रहती है। और ये वैधता को संकट इसलिए बोला गया है विद्यार्थियों, क्योंकि अगर किसी व्यवस्था को वैधता अगर खो दे कोई व्यवस्था, तो फिर वो संकट ही है, उस व्यवस्था का अस्तित्व बने हुए रहना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन सा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये संकट शब्द इसके लिए यूज किया गया है, इसलिए उसको एक संकट बोला जाता है कि व्यवस्था अगर मान लीजिए वो वैधता खो देती है, तो वो उस व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये वैधता का संकट, मान लीजिए किसी व्यवस्था में संकट पैदा हो जाए, तो वो व्यवस्था वैधता कैसे अर्जित करे, कोई भी व्यवस्था है वो किस प्रकार वैधता को प्राप्त करे, लेजिटिमेसी प्राप्त करे, उसके लिए कौन कौन सी स्थितियां होना आवश्यक होती है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में वही देखते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से कि किस प्रकार कोई भी व्यवस्था है वो वैधता अर्जित कर सकती है, वैधता को प्राप्त कर सकती है। देखिए, उसके लिए पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों एवं विचारों के अनुरूप ढलना। जैसे कि मैंने अभी पिछले जो स्लाइड में भी जब चर्चा हम कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि कोई भी व्यवस्था है उसमें जब परिवर्तन होता है, लाजमी है वो परिवर्तन होता भी है, अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो उन परिवर्तनों और विचारों के अनुरूप अगर वो व्यवस्था अपने आप को ढाल ले, तो फिर उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए वो बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही चलती रहे, तो फिर वो वैधता का संकट उत्पन्न होगा ही। तो उस परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप उस व्यवस्था को ढलना होता है अगर उसको वैधता प्राप्त करनी है तो। ठीक है, दूसरा, परंपराओं एवं राजनीतिक विरासत की रक्षा। जो पुरानी परंपराएं हैं, जो राजनीतिक विरासत है, जनता बिल्कुल उस विरासत को संजोए रखना चाहती है। तो कोई भी व्यवस्था है वो ऐसा नहीं कि वो परंपरागत जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो विरासत है, उनको समाप्त करना चाहे, तो फिर वो व्यवस्था को वैधता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो परंपरागत जो संस्थाएं हैं या जो परंपरागत नियम है, रीति रिवाज है, या तो उनको कहीं न कहीं एक तरह से संजोए रखे वो व्यवस्था, तो फिर उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त होगी। तीसरा है संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। क्योंकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें संविधान होता है, और संविधान में अगर वो व्यवस्था स्वीकार करे, व्यवस्था संविधान एक ऐसा संविधान को बनाए रखे कि वो जनहित में हो, या जो संविधान के हिसाब से काम करे वो स्वयं भी। एक तो संविधान होता है और एक संविधान वास्तव में होना, दोनों अलग चीज़ें। संविधान होने से मतलब नहीं है
वो संविधान व्यवहार में इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो अगर अगर व्यवहार में वो इम्प्लीमेंट है और जो सरकार है, वो व्यवस्था है, वो संविधान के हिसाब से काम कर रही है, तो ऐसे में फिर उसको लेजिटिमेसी प्राप्त होगी। तो संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा प्राप्त अगर रक्षा हो या संविधान के हिसाब से काम हो, तो उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाएगी। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। वो राजनीतिक व्यवस्था इतनी प्रभावकारी हो, जनता में इतनी एक तरह से अपना एक इमेज क्रिएट कर दे कि एक प्रभाव वो छोड़े जनता पर, और जनता उसको एक्सेप्ट करे, उस व्यवस्था को एक तरह से उससे अपना भी वैधता प्राप्त हो जाएगी। अगर प्रभावकारी वो व्यवस्था होगी, जनता पर प्रभाव छोड़ेगी, एक अलग प्रकार का इफेक्ट छोड़ेगी वो, तो उसको वैधता प्राप्त ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट, जन सहमति पर आधारित हो या विचार विमर्श और सहमति पर आधारित निर्णय लिए जाएं। उस व्यवस्था में जनता से विचार विमर्श किया जाए या जन सहमति के आधार पर निर्णय अगर लिए जाएंगे, तो जनता को ऐसा लगेगा कि हाँ, जो सरकार है, ये व्यवस्था है, इसमें हमारा भी कुछ अस्तित्व है और हमारा इसको ध्यान में रखा जा रहा है और हमारी बात सुनी जा रही है, हमारे विचार भी लिए जा रहे हैं। तो जनता को एक श्रद्धा होती है, जनता को एक प्रेम हो जाता है उस व्यवस्था के प्रति, उसके प्रति एक जुड़ाव हो जाता है, तो एक विश्वास, एक नया मूल्य बनता है। तो ऐसे में भी उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त होने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि बताते हैं, मतलब सॉरी, ये कुछ पॉइंट और विद्यार्थियों बाकी हैं। 7वां पॉइंट है कि पूर्ण सहमति न होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये कि कोई भी व्यवस्था में जरूरी नहीं कि सभी लोग सहमत हो। मान लीजिए सरकार के निर्णय से सब लोग तो सहमत नहीं हो, मतलब होते भी नहीं कई बार, लेकिन हाँ, बहुमत जो चाहे वैसा अगर वो व्यवस्था करे, सरकार करे, तो फिर उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुमत के आधार पे निर्णय अगर ले सरकार, तो भी वैधता प्राप्त होगी। तो ये सारे पॉइंट बताते हैं कि ये अगर पॉइंट कोई व्यवस्था, ये सारी बातें अगर कोई व्यवस्था अपनाए, तो उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त आराम से होगी। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, ये वैधता को लेकर जो पॉइंट हो सकते थे, और परीक्षा में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने वैधता को पिछले वीडियो में समझा, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, अर्थ परिभाषा को देखा, यहाँ पर हमने वैधता की विशेषताएं देखी, उसके संकट को समझा, और किस प्रकार कोई व्यवस्था वैधता प्राप्त कर सकती है, वो हमने इन पॉइंटों के माध्यम से जाना। तो आशा है ये जो पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश मैंने की है कि सरल तरीके से आपको समझाया जाए। पीपीटी के माध्यम से नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इनको नोट कर लें, इन पॉइंटों को अच्छे से देख लें, याद कर लें, तो आप आराम से अपने शब्दों में आप परीक्षा में लिख सकते हैं, अगर किसी भी तरीके से प्रश्न आता है तो। यहाँ पर कई बार विद्यार्थियों, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे, शक्ति, सत्ता और ये वैधता, तो इन तीनों को लेकर संबंध भी पूछ लिए जाते हैं, तीनों को मिलाकर भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को तैयार करें, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए खाली एक टॉपिक को भी छोड़ दिया, तो तीनों को अच्छे से आप समझ लें, शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों को एक रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। मैंने भी बीच बीच में उसको बताने का आपको प्रयास किया है, तो आपको ये तीनों ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, और परीक्षा में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तीनों के संबंधों को लेकर, तो आप उसको भी प्रॉपर रूप से अटेंड कर पाएंगे। तो आशा है विद्यार्थियों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बस अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियोज़ को साझा भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। आशा है आप इनका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।